गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग देखते हैं दर्पण का थर्ड पार्ट, दैट इज इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव या आर्थिक परिदृश्य। तो स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग दैट आई हैव टू से कि नेक्स्ट ईयर से हम लोग सिविल सर्विस पीटी का कोर्स शुरू करेंगे फ्रॉम जैन। तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट है 2025-26 की H1 फर्स्ट हाफ। H मतलब हाफ, 1 मतलब फर्स्ट हाफ में व्यापार की स्थिति क्या रही ये हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसके आंकड़े जारी किए गए हैं व्यापार के, किसके द्वारा, कौन पब्लिश करता है, आपसे जो पूछा जाता है वो वाणिज्य मंत्रालय। व्यापार के वाणिज्य मंत्रालय पब्लिश करता है। यहाँ पर हमें व्यापार के संदर्भ में क्या जानना चाहिए कि व्यापार होता क्या है। व्यापार मीन्स ट्रेड। इसको हम लोग देखते हैं, जैसे व्यापार में क्या आता है, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार। अर्थव्यवस्था में दो ही चीजों का व्यापार होता है, एक तो वस्तु और दूसरा सेवा। वस्तु को एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, और सेवा के व्यापार के रूप में जैसे सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, IT सर्विसेज हैं। तो वस्तु और सेवा का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और जब हम व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार होता है दो देशों के बीच में। तो जो व्यापार दो देशों के बीच में होता है उसे बोलते हैं द्विपक्षीय व्यापार। जब कोई न्यूज में सुनते हैं तो द्विपक्षीय व्यापार। अब इसमें दो पक्षीय व्यापार में जो हम देखते हैं, तो इस व्यापार का एक और एस्पेक्ट क्या आता है, व्यापार में दो चीजें शामिल होती हैं। एक तो दो देशों के बीच होता है, एक इसमें शामिल होता है आयात, और दूसरा शामिल होता है निर्यात। ये होगा आयात और निर्यात। आयात का मतलब कितना सामान आयात आया, मतलब कितने का सामान आया, सामान या सेवा आया कहाँ, देश में। अपने देश की बात कर रहे हैं हम, देश में। निर्यात मतलब कितने का सामान गया। सामान में दोनों चीजें शामिल हैं, गुड्स प्लस सर्विसेज। कितने का सामान गया कहाँ, विदेश में। कितने का तात्पर्य क्या है यहाँ, पैसे, कितने रुपए का, रुपए में या डॉलर में, जैसा भी कितना है। ठीक है, ये होता है व्यापार के दो पक्ष हो गए, एक हो गया आयात, एक हो गया निर्यात। अब इसको जब हम पढ़ते हैं आगे, जब हम समझने का प्रयास करेंगे, तो होता क्या है, व्यापार का शेष अधिशेष क्या होता है, व्यापार का संतुलन की स्थिति क्या होगी। एक होता है व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसका सूत्र क्या होता है व्यापार संतुलन का। देखिए, हम जो निर्यात करते हैं, जैसे यहाँ जब निर्यात करोगे तो क्या होता है, हम सामान भेजते हैं, जैसे आपने देखा सामान भेजते हैं विदेश में, और सामान जब भेजोगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा, पैसा। तो धन प्राप्त करते हैं। और जब आयात करते हैं तो हम सामान प्राप्त करते हैं, सामान या सेवा आया देश में, और बदले में क्या करते हैं, हम भुगतान करते हैं, धन का भुगतान। क्योंकि सामान खरीदा है देश ने तो कोई ना कोई तो भुगतान करेगा। धन का भुगतान मतलब धन गया, धन गया, पैसा गया, देश से बाहर है, डॉलर या पैसा रुपया। धन प्राप्त किया मतलब रुपया या डॉलर आया। और किसी भी वस्तु और सेवा को जो हम मूल्यांकन करते हैं तो उसके मूल्य से करते हैं। तो व्यापार संतुलन में हमें मूल्य चाहिए, कितने रुपए का हमने आयात निर्यात किया। तो सूत्र क्या होता है इसका, निर्यात माइनस आयात।
ठीक है, ये जो हमने समझ लिया है, व्यापार संतुलन बराबर निर्यात माइनस आयात। इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो निर्यात को बोलते हैं एक्सपोर्ट, एक्स मतलब बाहर जाना, पोर्ट, और आयात का मतलब इम्पोर्ट, अंदर कितना आया। ठीक, अब व्यापार संतुलन को निर्यात माइनस आयात, तो निर्यात की यहाँ वैल्यू लिखेंगे, कितने रुपए का हमने निर्यात किया है और कितने रुपए का आयात किया, उसका डिफरेंस निकालेंगे तो व्यापार संतुलन आता है। जब भी ये निकालेंगे तो तीन परिस्थितियां बनेंगी इसकी। कितनी बनेंगी? तीन परिस्थितियां बनेंगी जब भी ऐसी स्थिति होगी। एक स्थिति होगी जब निर्यात आयात से ज्यादा होगा, निर्यात इज ग्रेटर देन आयात। दूसरी स्थिति हो सकती है निर्यात इज इक्वल टू आयात। थर्ड होगा निर्यात इज लेस देन आयात, या इसको कह सकते हैं आयात इज ग्रेटर देन निर्यात। जब ये स्थिति बनेगी तो ये जो होता है पहली स्थिति, जब निर्यात ज्यादा होता है तो व्यापार संतुलन कैसा होगा? ये धनात्मक होगा, व्यापार संतुलन धनात्मक। धनात्मक होगा का मतलब पैसा हमारे पास बचेगा, धन हमारे पास आया। धन का मतलब यहाँ डॉलर या रुपया, जो भी आए, या डॉलर में लिखना चाहते हैं डॉलर में, या रुपए में लिखना है तो रुपए में। तो धनात्मक होगा मतलब धन आया, इसका मतलब होता है व्यापार संतुलन क्या है? अधिशेष की स्थिति में है। अधिशेष का मतलब क्या? पैसा बच रहा है, अधिशेष की स्थिति में। व्यापार संतुलन अधिशेष की स्थिति में, ये बहुत अच्छी बात होती है देश के लिए, अच्छी बात है व्यापार के लिए, यही होना चाहिए किसी भी देश के लिए। एग्जाम्पल के रूप में अगर लिखना चाहें भारत का अधिशेष किसके साथ में है तो अमेरिका के साथ में। ठीक, दूसरी कंडीशन होती है निर्यात बराबर आयात की। ये स्थिति कहलाती है व्यापार संतुलन की स्थिति कहलाती है। व्यापार संतुलन की स्थिति मतलब ना तो नेट जो हुआ, ना तो निर्यात हुआ, ना तो आयात हुआ, एकदम जीरो स्थिति है। क्या है? ये जीरो है। ये ऐसी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो कहलाती हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्थाएं मतलब, इसका मतलब ये होता है कि वो उतना ही निर्यात करती हैं, ये अर्थव्यवस्थाएं ये उतना ही निर्यात करती हैं जितना की आयात, उससे ज्यादा करना ही नहीं है। जैसे कि भारत में भी पहले स्थिति ये थी 91 से पहले की स्थिति। और तीसरी स्थिति है ये निर्यात लेस देन आयात। जब निर्यात कम होगा आयात से तो क्या होगा? ये ऋणात्मक आएगा। व्यापार संतुलन कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक का मतलब, अगर सूत्र आपने लिखा है निर्यात माइनस आयात, तो निर्यात मान लिया हमने 100 का किया, आयात 80 का किया, तो क्या आएगा? -20 डॉलर या रुपया। ऋणात्मक हो गया। इस स्थिति को बोला जाता है व्यापार घाटे की स्थिति। व्यापार घाटे की स्थिति, ये किसी भी देश के लिए ठीक नहीं होता है, यह ठीक नहीं है किसी देश के लिए। या देश अर्थव्यवस्था होती है तो इकोनॉमिक्स में उसे अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक नहीं है देश के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं भारत का चीन से व्यापार। भारत का चीन से व्यापार, हमारा यहाँ व्यापार घाटा रहता है, और काफी व्यापार घाटा है हमारा यहाँ पर। अभी तो घाटा पहुंचते पहुंचते लगभग 100 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। 100 बिलियन डॉलर, अप्रॉक्स डेटा याद रखना है यहाँ पर हमें। ठीक है, और जब हम व्यापार की बात करते हैं तो हमें इन बातों को एकदम एग्जैक्टली याद रखना है, ताकि हम क्लियर कट कह सके कि स्थिति क्या है।
अब बची बात, जो डेटा आया 6 महीने का, उसे याद रखने की जरूरत कम से कम नहीं है, क्योंकि हर 6 महीने डेटा आता है, तो बजट जब आता है उसी समय हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है बजट पर। नेक्स्ट क्या है, भारत पर विदेशी ऋण। फॉरेन डेप्ट ऑन इंडिया, ये क्या मामला है? पहले तो इसके आंकड़े कौन जारी कर रहा है? डेटा पब्लिश्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में आप जानते ही हैं, established in the year 1935 on the 1st of April। डेट हटाई देते हैं। और हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। तो इसके आंकड़े आरबीआई पब्लिश करता है विदेशी ऋण के। अब हम समझते हैं कि विदेशी ऋण होता क्या है। पहली बात, इसके आंकड़े तो आएंगे, लेकिन हमें विदेशी ऋण समझना पड़ेगा होता क्या है। नाम से स्पष्ट है, भारत द्वारा विदेशों से लिया गया ऋण। लिया गया डेप्ट या ऋण। अब जब हम विदेशों की बात करते हैं तो विदेशों में किससे ले सकते हैं? हो सकता है किसी देश से लिया हो सकता है किसी संस्था से लिया हो, और ये भी हो सकता है किसी कंपनी से लिया गया हो। संस्था, देश, कंपनी, ठीक है। देश का मतलब उस देश की सरकार ने दिया है। संस्था कोई भी हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे कि वर्ल्ड बैंक है। कंपनी कोई भी हो सकती है, जैसे कि अमेजन है, किसी से भी लोन लिया गया हो। एक और फैक्टर क्या हो सकता है, इसका तत्व क्या होगा, ये हो सकता है कि किस में लिया गया है। जो लोन लिया गया है किस मुद्रा में लिया गया है, ये भी आंकड़ा हमें जानना जरूरी होता है। मतलब डॉलर में है, रुपया में है, या येन में है। प्लस ये भी हो सकता है कि किसने लिया है भारत में लोन। ये आंकड़े हमें याद रखने हैं, इसलिए किसने लिया है मतलब सरकार ने लिया है या गैर सरकारी तत्वों ने लिया है। गैर सरकारी मतलब सरकार को छोड़कर जो बचे, कंपनी वगैरह ने। तो ये हमें ध्यान देना होता है जब भी आंकड़े आते हैं इसके। तो अभी आंकड़े आए हैं तो इन बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो विदेशी ऋण के जो हम चर्चा करेंगे कई फैक्टर्स में, विदेशी ऋण कितना है इस समय हमने लिया है, आज की डेट में हमारा आंकड़ा जो आया है 735.9 अरब डॉलर का। इतना लोन है हमारे पास, हमारे ऊपर। इस कर्ज में से कई चीजें हमें अलग अलग देखनी पड़ेंगी। जैसे ये हो गया हमारा ऋण। ऋण क्या होता है? कर्ज होता है। कर्ज होता है तो ऋण की एक खास बात क्या होती है कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। तो लघु अवधि का ऋण है। लघु अवधि मतलब 1 साल से कम, और दीर्घ अवधि मतलब 1 साल से ज्यादा। हर जगह अलग अलग होता है, यहाँ पर डिफरेंस 1 साल का है। यहाँ 1 साल प्लस क्वेश्चन पूछा जाता है, सो हमें याद रखना है आंकड़े। मोटा मोटा आंकड़ा हमें याद रखना है कम से कम। ये हमेशा लगभग 18% के आसपास रहता है, ये लगभग 82% रहता है। ये आंकड़ा याद रखेंगे, हर समय ये काम आने वाला है। लगभग आंकड़े यही रहते हैं। कभी टिक करना है तो इसी के आसपास के आंकड़े हम टिक करेंगे। दूसरी स्थिति हो सकती है कि किस मुद्रा में है। तो सबसे ज्यादा ऋण किस मुद्रा में है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा ऋण है डॉलर में, लगभग 53.8%। परसेंटेज आपसे नहीं पूछा जाता है, एटलीस्ट क्रम याद रखना है।
दूसरे नंबर पर है रुपया में। रुपया का सिंबल आप लोग जानते हैं कि ये होता है। परसेंटेज लगभग 30%। तीसरा होता है येन। कहाँ की मुद्रा है येन? जापान की। तो जापान से भी हम लोग लोन लेते ही हैं। चौथा नंबर है एसडीआर का। तो सबसे अधिक ऋण अगर पूछा जाता है तो आपको परसेंटेज यहाँ नहीं आते, कोई बात नहीं, ये क्रम याद रखना है क्योंकि ये क्रम हमेशा यही रहता है। ठीक है। एसडीआर क्या होता है? इसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। कहाँ होता है? मतलब विशेष रूप से आहरण करने का अधिकार ये देता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ की मुद्रा कहा जाता है, आईएमएफ की करेंसी है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू सिर्फ पेपर पर होती है, इसलिए इसे पेपर गोल्ड कहते हैं। पेपर गोल्ड कहते हैं इसे। ठीक। तो ये आपको यहाँ पर आंकड़े याद रखने हैं। थर्ड पोर्शन आता है जो ऋण है, विदेशी ऋण। इसके फैक्टर जैसे कि किसके पास कितना ऋण है या किसने कितना लिया है। तो सरकारी ऋण कितना है, मतलब सरकार ने कितना लिया है, और गैर सरकार के पास कितना है। गैर सरकार का मतलब सरकार को छोड़कर जो कंपनी वगैरह ने ले रखा है। इसका जो रेशियो है जीडीपी के परसेंटेज में दिया है इन लोगों ने। तो सरकारी ऋण है 4.3% ऑफ जीडीपी, और ये है गैर सरकारी ऋण 14.7%। इसका जीडीपी का। अब यहाँ हमें याद ये रखना है कि गैर सरकारी ऋण ज्यादा होता है और सरकारी होता है कम। इसी से आपका काम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें टोटल ऋण, कुल ऋण जीडीपी का कितना परसेंट है, तो इनको जोड़ देते हैं तो लगभग आ ही जाएगा। तो कुल जीडीपी का 18.9% ऋण है। हमारी जीडीपी मान लीजिए 100 रुपए की है तो, या 100 ट्रिलियन की है तो 18.9 ट्रिलियन लोन है हमारे ऊपर। प्लस अगर हम 4x टू जीडीपी रेशियो देखते हैं, मतलब कर्ज डेब्ट टू, 4x टू जीडीपी नहीं है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अगर देखते हैं तो ये कितना है? 93.4%। इसको मोटा मोटा याद रखना है, 90 प्लस है परसेंटेज। मतलब ये कि हमारे पास जितना फॉरेक्स है, मतलब विदेशी मुद्रा हमारे पास जितनी है, जीडीपी रेशियो नहीं होगा, फॉरेक्स रेशियो होना चाहिए, डेब्ट टू फॉरेक्स रेशियो। इसका मतलब ये कि हमारे पास जितनी विदेशी मुद्रा है उस वो 93% लोन कवर कर सकती है। मान लीजिए कि 100 रुपए का लोन है तो 93 का भुगतान हम अभी के अभी कर सकते हैं, 7 रुपए बैलेंस बचेगा विदेशी मुद्रा का। फॉरेक्स क्या होता है? कई बार तो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। मुद्रा होती है जो विदेशी मुद्रा होती है उसको बोलते हैं फॉरेक्स। कितनी हमारे पास सरप्लस है, भंडार रखी हुई स्टोरेज है हमारे पास, वही होता है फॉरेक्स विदेशी मुद्रा का। चाहे वो डॉलर में हो, चाहे वो येन में हो, चाहे वो यूरो में हो, ये हो गया फॉरेक्स। या फिर एसडीआर में है, ये भी आता है। या फिर एक और बचता है जो गोल्ड है, उसको भी इसी में काउंट किया जाता है फॉरेक्स में। तो ये हो गए इसके आंकड़े। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करते हैं अब, थर्ड
आरबीआई की एमपीसी की बैठक कब हुई है? चौथी बैठक हुई है अक्टूबर में। कुछ बातें हमें एमपीसी के बारे में ही याद रखनी है, जैसे हर 2 महीने पर रिव्यू होता है, तो द्विमासिक बैठक होती है। द्विमासिक समीक्षा होती है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कब कब बैठक होती है, तो आप बताइए हर 2 महीने पर होता है। तो साल में कितनी होंगी बैठकें? साल में 6 बैठकें होती हैं। एमपीसी क्या होता है? एमपीसी इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसको याद ही रखना है, हर महीने का चक्कर है। इसके बिना तो काम नहीं चलने वाला। किसका काम क्या है? नाम धाम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका गठन किया गया है आरबीआई एक्ट के तहत। मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर कहें तो सांविधिक संस्था है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? इसका संगठन क्या होगा? कंपोजिशन क्या होगा? मतलब कितने लोग इसमें हैं? कंपोजिशन है, 6 लोग इसमें होते हैं। कमेटी है ना, तो कमेटी में 6 लोग होते हैं। 6 में 3 लोग आरबीआई से होते हैं और 3 लोग इनकी नियुक्ति सरकार करती है। सरकार द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। ठीक। अब ये तो सरकार के द्वारा किए गए हैं। ये आरबीआई वाले जो हैं, इनके बारे में हमारे लिए जानना आवश्यक है। एक होता है इसमें चेयरमैन। चेयरमैन को बोलते हैं आरबीआई गवर्नर, जो होता है वही होता है चेयरमैन। रेस्ट ऑफ आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो होते हैं। अब ये जो कमेटी होती है, इसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। 6 लोग हैं, तो 4:2 से निर्णय लिया जाएगा। निर्णय बहुमत से। किस मामले पर निर्णय लेते हैं? मौद्रिक नीति के संदर्भ में। मॉनेटरी पॉलिसी। जब पहले क्या था, जब एमपीसी नहीं थी तो सारे निर्णय आरबीआई का गवर्नर लेता था। तो इसको थोड़ा और डेमोक्रेटिक बनाया जाए, इसके लिए कमेटी बनाएगी पॉलिसी मैटर्स के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए विशेष रूप से। तो मौद्रिक नीति के बारे में, ये एमपीसी के बारे में हमने जब जाना, तब एमपीसी में एक शब्द आता है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। नीतियां 2 होती हैं। एक होती है, अगर हम याद करेंगे, एक होती है राजकोषीय नीति। आपसे पूछा जाता है तो यहीं पर क्लैरिटी कर लीजिए। तो राजकोषीय नीति का निर्माण कौन करता है? सरकार करती है। सरकार में भी वित्त मंत्रालय। मौद्रिक नीति जो है, इसका निर्णय कौन लेता है, इसका निर्माण कौन करता है? ये आरबीआई की एमपीसी कमेटी करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसका अध्यक्ष गवर्नर होता है। तो निर्माण कौन करता है बेसिकली अगर पूछा जाए तो एमपीसी का ही। एमपीसी का विकल्प नहीं है तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कह सकते हैं। सीधे सीधे संस्था का नाम बताइए। इसमें होता क्या है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत 2-3 बातें आती हैं, जैसे रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? ब्याज दर है। पहली बात तो ये समझो, ब्याज दर है। कौन किसको देता है ये देखना है। तो बैंक जो लोन लेते हैं, बैंकों द्वारा
चुकाया जाने वाला ब्याज। जो लोन लिया था उस पर ब्याज। किसको? लोन किससे लेंगे? बैंक सारे लोन लेते हैं आरबीआई से, तो ये आरबीआई को चुकाएंगे। लेकिन ये ब्याज चुका रहे हैं, लोन पर चुका रहे हैं, मतलब ऋण पर। लेकिन ये कौन सा ऋण है? शॉर्ट टर्म का, लघु अवधि का ऋण है। ठीक, ये हो गया रेपो रेट। इसी का रिवर्स कर देंगे, उल्टा करेंगे तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पर जो रेपो रेट है, इसी को पॉलिसी रेट भी कहते हैं। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का उल्टा, मतलब बैंकों के पास जो अधिशेष होता है, अधिशेष का मतलब जो बच गया पैसा, बैंकों के पास जो अधिशेष होता है वह उसे बैंक आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। तो इस पर ब्याज मिलता है रिवर्स रेपो रेट की तरफ से। तो इस पर ब्याज मिलता है, कौन सी दर से मिलेगा? रिवर्स रेपो रेट से। अब यहाँ पर अगर रेपो रेट वाला जो मामला, अगर जो लघु अवधि के लोग लेते हैं लोन, यहाँ पर एक पॉइंट अगर हम और ऐड करें तो इसके जो फैक्टर्स होंगे, दो फैक्टर्स बनेंगे। इसके दो फैक्टर हो सकते हैं, हमें यहाँ पर और भी स्पष्ट कर लेना चाहिए। जब भी यहाँ पर रेपो रेट में क्या होता है, हो सकता है इसमें वृद्धि की जाए या घटोतरी की जाए। तो आपको ये याद रखना है, इसमें हो सकता है बढ़ोतरी हो रेट में या घटोतरी हो। दोनों केस का प्रभाव अलग अलग होता है। जब रेपो रेट में अगर बढ़ गया, इसका मतलब हुआ बैंकों को लोन लेना क्या हो गया? महंगा। तो ऋण क्या हो जाएगा? बैंकों को महंगा मिलेगा तो उनका ऋण महंगा हो गया, तो आम लोगों को भी महंगा हो जाएगा। और यहाँ होगा तो ऋण सस्ता हो जाएगा। बैंक को सस्ता तो हम लोगों को भी लोन सस्ता मिलेगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम लोग लेते हैं। जब महंगा हो जाएगा तो इससे लोग लोन क्या ले करेंगे? ऋण में कमी आएगी। और ऋण में कमी आएगी तो मांग में कमी आएगी। कहाँ की? बाजार में। मांग में कमी आएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। मुद्रास्फीति के कंट्रोल करने के लिए, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, तो बता दीजिए बढ़ाना पड़ेगा। और अगर रेपो रेट, वो मुद्रास्फीति बहुत कम है, तो उसको प्रमोट करने के लिए क्या करेंगे? अगर ये सस्ता हो गया तो लोन सस्ता, ज़्यादा लोन मिलेगा। ज़्यादा लोन जब होगा, लोगों को पैसा मिलेगा, मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो विकास को गति मिलेगी। विकास को गति मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि आरबीआई का एक काम और क्या है? विकास को प्रमोट करना, डेवलपमेंट को
ग्रोथ को प्रमोट करना। ये जो फैक्टर हमने समझाया ये वाला, ये हर जगह एप्लीकेबल आपको कर देना है। बस डिपेंड करना है कि किस तरफ आपको ग्रोथ हो रही है, मतलब पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में। 2 टर्म और इससे जुड़े हुए हैं, सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो। नकद आरक्षण अनुपात। बैंकों के पास जमा का कुछ भाग आरबीआई के पास रखना पड़ता है। आरबीआई के पास रखना होता है। जमा कौन सा जमा? एनडीटीएल बोलते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ भाग आरबीआई के पास रखना होता है बैंकों को। ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। नगद में भी रखना होता है। तो अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल इनके पास नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी मतलब 100 रुपये, इसका मतलब है सीधा सीधा जमा कितना हुआ। तो बैंक के पास 100 रुपए जमा हुए और मान लीजिए कि सीआरआर कितना है? 5%। 100 रुपए में से 5 रुपए जमा करने पड़ेंगे आरबीआई के पास। अब उसके पास कितना बचा? 95 रुपीज। ये 95 रुपए ये ऋण में यूज करेगा अभी के लिए। अब सोचिए अगर सीआरआर ये जो 5% है, इसके 2 चीज हो सकते प्रभाव, या तो इसको बढ़ा दे या तो इसको घटा दे। अगर सीआरआर 5% से बढ़कर मान लीजिए 10% हो गया, तो इनके पास लोन देने के लिए कितने रुपए बचेंगे? 90 रुपए। और अगर घट के 1% कर दिया जाए तो इनके पास पैसा बचेगा 99 रुपये। अब प्रभाव देखिए, 90 रुपये बचा तो इसका मतलब क्या हुआ? ऋण सस्ता होगा, क्योंकि अब ऋण के पास पैसा ज़्यादा है तो ऋण सस्ता होगा। यहाँ पैसा कम है, सॉरी उल्टा कर दिया हमने। यहाँ क्या हुआ? जो 95 थे अब 99 हो गए, 90 हो गए। पहले 95 बच रहे थे, अब कितना बचा? सीआरआर बढ़ने की वजह से 90 रुपये। तो लोन क्या हो गया? लोन हो जाएगा महंगा। और यहाँ क्या होगा? 99 लोन के लिए उपलब्ध है, तो ये लोन यहाँ पर सस्ता मिलेगा। सेम वो जो थ्योरी लगा रहे थे हम लोग रेपो रेट में, सेम लगाना है। एक और फैक्टर यहाँ पर आता है, काम करता है, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फुल फॉर्म कभी कभी आता है, सो याद ही रखेंगे। वनडे एग्जाम में तो एटलीस्ट आता ही है। इसका क्या होता है? कुल जमा का कुछ भाग बैंकों को कुल जमा का कुछ भाग अपने पास रखना होता है। मतलब ये कि इसको ऋण नहीं दे सकते, इसको ऋण में यूज नहीं करेंगे। अब मान लीजिए सेम एग्जांपल लेते हैं फिर से। 100 रुपए जमा हुए इनके पास। 100 रुपए इजी है, इसलिए हम एग्जांपल 100 रुपए का ही ले रहे हैं, ठीक है। और एसएलआर मान लीजिए है 20%। तो 80 रुपए तो 20 रुपए तो चला गया एसएलआर में, बचा कितना? 80 रुपए। ये यूज होगा ऋण में। अब सोचिए एसएलआर में होती है वृद्धि,
तो मान लीजिए पहले SLR बढ़ के हो गया 25%, तो अब कितना बचेगा लोन के लिए? लोन देने के लिए 100 में से घटाएंगे 25, तो बचा 75 रुपये। बढ़ गया मतलब पहले 80 रुपये बचा था, 75 रुपये बचेगा। तो लोन क्या होगा? लोन के लिए मात्रा कम उपलब्ध, लोन होगा महंगा। अब यही मान लीजिए कि 20 था, इसको हटा के 10% कर दिया। अब लोन के लिए कितना उनके पास होगा? 100 में से 10 गए 90 रुपये। तो लोन क्या होगा? सस्ता। बाकी सस्ता से प्रभाव आगे इन्फ्लेशन तक का जोड़ लेंगे आप, है ना। अभी तो हमने SLR दिखाया, अब ओवरऑल देखते हैं। जमा है 100 रुपये, ठीक। CRR 6%, इस पर भी लोन नहीं दे सकते, ये भी यूज नहीं होगा। SLR मान लीजिए 20%, तो इनके पास 100 रुपये में से 6 रुपये तो CRR को भी देना पड़ेगा, जो RBI के पास जमा होगा, और 20 रुपये अपने पास रखेंगे SLR के लिए। तो कुल कितना हो गया? 26 रुपये इनका वेस्ट हो गया। इसको लोन में यूज नहीं कर सकते, लोन में यूज नहीं करेंगे। तो बचा कितना? 74 रुपये। इसका वो लोन दे सकते हैं, इतने रुपए का लोन दे सकते हैं। कौन? बैंक। सर हम बैंक के रेफरेंस में ही बात कर रहे हैं। तो CLR और SRR का प्रभाव क्या पड़ता है वो हमने देखा, इस पर कैसे पड़ता है प्रभाव। अंतर होता है गैर कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के मध्य व्यापार की जो शर्तें होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग या प्राइस, इन आधारों पर वो गणना करता है, फिर रिकमेंड करता है CCEA को, और CCEA अनुमोदित करता है। फिर जब अनुमोदन हो जाएगा तब वो लागू होता है। ये हो गया इनके बारे में। यहाँ पर सरकार ने कुछ बातें की हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। सरकार का कहना है कि MSP की जो घोषणा है, जो MSP है वह लागत मूल्य का 1.5 गुना है। लागत मूल्य का कितना? ये 1.5 गुना। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी होगी, एक आयोग बना था, इसी से जुड़ा हुआ था, MS स्वामीनाथन आयोग। उसने कहा था 1.5 गुना, लेकिन कंप्रहेंसिव कास्ट पर। ये 1.5 गुना करते तो हैं, लेकिन एक्चुअल कास्ट पर करते हैं। इन्होंने 2-3 प्राइस बताए थे, जैसे A1 लागत क्या होती है। A1 लागत क्या होती है? जो एक्चुअल कास्ट पेड होता है, जो किसान लागत का भुगतान करता है। जैसे किसान ने बीज खरीदा, किसान ने जुताई करवाई किराए पर,
किसान ने सिंचाई की, उसका भुगतान किया, खाद खरीदी, उर्वरक खरीदी, ठीक है, पेस्टिसाइड जो, इन सब के लिए लेबर को भुगतान किया। ये सब आता है एक्चुअल कास्ट में, क्योंकि सब पैसे में उसको पैसे देने पड़ते हैं हर चीज के लिए, तो ये A1 लागत में कंसीडर किया जाता है। दूसरा होता है एक, तो हो गया ये। एक और कास्ट का प्रकार होता है A1 प्लस FL। FL का मतलब क्या हुआ? फैमिली लेबर। तो A1 प्लस परिवार के लोग भी कहीं काम करते हैं खेतों में, तो उसको भी शामिल किया जाएगा, उसका कितना पैसा होना चाहिए वो। तीसरा आता है C2 कास्ट। ये क्या होता है C2? C2 लागत में ये व्यापक लागत होती है, कंप्रहेंसिव कास्ट है। इसमें सभी जो है फैक्टर शामिल किए गए हैं, व्यापक स्तर पर लागत होती है। क्या क्या चीजें इसमें शामिल होती हैं? एक तो A1, यहां पर आप लोग करेक्ट करेंगे, दो जगहों पर। ये हमने जो बात की, ये A2 लागत की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ कंप्रहेंसिव कास्ट में क्या शामिल होगा? A2 प्लस FL। इसके अलावा क्या शामिल होगा? जो रेंट देते हैं, जो फिक्स कैपिटल पर है, रेंट ऑन फिक्स कैपिटल। जैसे फिक्स कैपिटल मान लीजिए ट्रैक्टर ले रखा है, तो उस पर मान लीजिए ब्याज अगर दिया जा रहा है तो वो, प्लस यहाँ पर रेंट ऑन लैंड, मान लीजिए अपनी लैंड है फिर भी अगर किराए पर लेते तो कितना होता, तो उसका कास्ट भी इसमें जुड़ेगा C2 में। तो ये हो गई C2 कास्ट। नेक्स्ट क्या है? आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान। तो इसमें दो आंकड़े आए हैं, दो संस्थाओं के, दोनों को एक साथ ही ले लेते हैं। एक आया है वर्ल्ड बैंक का और दूसरा आया है IMF का। IMF आपको जानते हैं, इसकी एक रिपोर्ट आती है जो पूछा भी जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसी में वो बताता है कि कौन से देश की ग्रोथ रेट कितनी हुई या विश्व की कितनी होगी। तो इन्होंने बताया है, हम भारत के लिए चर्चा करते हैं, तो भारत के लिए बताया है इन्होंने 6.2%, 25-26 के लिए। वंस अगेन याद नहीं रखना है आपको, बस ये पता होना चाहिए कि इसमें आता क्या है। और विश्व की ग्रोथ रेट कितनी बताई है? 3.2% 2025 के लिए। ऐसे ही वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है साउथ एशिया डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसमें बताया है, और इसमें बताया भारत की ग्रोथ रेट इन्होंने बढ़ा दी 6.5%, पिछली वाले से बढ़ाया है 25-26 के लिए। ये वृद्धि का कारण क्या है? वो भी इस समय जबकि टैरिफ जो है ट्रम्प के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। तो टैरिफ, इसके दो कारण हैं। एक तो भारत की जो घरेलू खपत बहुत मजबूत है, घरेलू खपत, क्योंकि जनसंख्या हमारे पास बहुत है, तो घरेलू खपत वैसे भी ज्यादा रहेगी। प्लस दूसरा रीजन है GST सुधार। GST में दो तरीके सुधार किए गए, एक स्लैब कम कर दिए गए, दूसरा दरें कम कर दी गई। इससे क्या होगा?
इन दोनों का संयुक्त प्रभाव क्या होगा कि जो वस्तुओं की कीमत होगी, कॉस्ट होगी, वो कम आएगी, और कम आएगी तो मांग बढ़ेगी। तो ये हो गया आर्थिक वृद्धि। अच्छा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों को क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है, क्योंकि इनकी स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत हुई थी। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है, एक मैगजीन आती है फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट क्या आई है? रिपोर्ट किस पर? अमीर के ऊपर। कौन कितना अमीर है देश में? तो सबसे ज्यादा अमीर, आपको जब भी ये क्वेश्चन टिक करना हो तो याद रखिए किसकी मैगजीन के आधार पर आप टिक कर रहे हैं, पूछा गया है। क्योंकि फोर्ब्स का आता है, फॉर्चून का भी आता है, तो बहुत सारी मैगजीन्स का आता है। तो एक दो इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान देके टिक करना है। सबसे ज्यादा अमीर, तो उनकी सूची आई है। फर्स्ट नंबर पर मुकेश अंबानी है। इनकी संपत्ति 105 बिलियन है। दूसरे नंबर पर हैं गौतम अदानी, दोनों का नाम चर्चा में रहता ही है। इनकी 92 बिलियन डॉलर। थर्ड है सावित्री जिंदल, जिंदल ग्रुप है इनका। फोर्थ है एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल। इनकी संपत्ति 34 बिलियन है और जिंदल साहब की 40 बिलियन है, डॉलर में है। नेक्स्ट है भारत चीन के मध्य विमान सेवाएं आरंभ। विमान सेवाएं क्या होंगी? बहाल कर दी गई हैं। सीधी विमान सेवाएं, मतलब चीन से सीधा विमान उड़ेगा, एरोप्लेन, और सीधा भारत में। क्योंकि ये 5 साल बाद किया गया है, एलएसी पर जो टेंशन हुआ था 5 साल बाद किया गया है, तो उसके बाद से नहीं चल रही थी। और कई रिश्तों में सुधार हुआ है हम दोनों के बीच में, भारत और चीन के बीच में। जैसे मानसरोवर यात्रा की अनुमति दे दी है, क्योंकि मानसरोवर कहाँ पड़ता है? चाइना में पड़ता है, तो मानसरोवर यात्रा की अनुमति दी है चीन ने। और हमने वीजा सुविधा शुरू कर दी है दोनों ही देशों ने। तो ये सुधार हुआ है दोनों के संबंधों में। अभी बैठक भी हुई थी, आपने देखा होगा, मोदी और इनके बीच में काफी अच्छे संबंध दिखाई पड़े। प्लस नेक्स्ट न्यूज क्या है? अमेरिका द्वारा अतिरिक्त 100% टैरिफ, अतिरिक्त 100% शुल्क किस पर? चीनी सामान पर। चीनी मतलब चीन के सामान पर, चीनी नहीं समझना है। चीन के सामान पर। कारण क्या है? कारण यह है कि चीन ने रेयर अर्थ, जो खनिज होते हैं उनके निर्यात पर, रेयर अर्थ खनिजों के निर्यात पर कंट्रोल कर रखा है, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। और ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर जगह यूज होते हैं। डिफेंस सेक्टर से लेकर, डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स हर जगह यूज होती है, कार ईटीसी।
कार है, पीसी है, सब में यूज होता है, मोबाइल है। और इस और जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इसके लगभग 80-90% पर कब्जा है चीन का। चीन निर्यात करता है। इस वजह से उसने कंट्रोल लगा दिया है तो अमेरिका को दिक्कत हो रही है। अतः उसने टैरिफ बढ़ाया है कि भाई इसको सस्ता करो नहीं तो हम भी टैरिफ बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है भूटान और भारत के मध्य रेल। दो रेल रूट तय हुए हैं। रेल रूट निर्माण पर सहमति बनी है। तो दो रूट कौन से हैं? पहला है समत्से से बानरहाट तक। ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और दूसरा है गेलेफू से कोकराझार। कोकराझार है असम में। अब इसका फायदा क्या होगा? इससे दोनों के बीच रेल संपर्क बढ़ेगा। और रेल संपर्क जब बढ़ेगा तो इसके दो काम करती है रेल। एक तो लोगों का आवागमन तेज होगा, लोगों को यात्रा करना आसान, प्लस सामान की आवाजाही आसान, गुड्स कैरियर का काम करता है। आसान से क्या? एक तो तीव्र होगा परिवहन और दूसरा सस्ता होगा। तो ये हो गया भारत और भूटान के मध्य। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।